नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ नए स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम पुराने स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हमने पहले भी एक बार स्टडी किया था। आप मेरे चैनल पे देखेंगे, शायद देखा होगा या देखेंगे। तो शायद मैंने स्टडी किया था ओरिएंटल रेल इंफ्रा को लेकर के। टाइमिंग मुझे याद है 27 जून का उस टाइम पे टाइमिंग थी जब हमने इसको स्टडी किया था। अब मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ। पता है क्यों? रिवीजन करने के पीछे कारण ये है, जो स्टॉक के आप चार्ट को आकलन करके देखिए। जब हमने 27 जून से स्टार्ट किया था लर्निंग, तो नियरली ये कहा जा सकते हैं कि इनसे उस टाइम से लेकर के और आज के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यहाँ से उसके बाद मार्केट सीधे के सीधे स्विंग करती जाए। जिस टाइम पे हमने स्टडी किया था उस टाइम पे मार्केट किस लेवल के आसपास था, वहाँ से ये कह सकते हैं कि वहाँ से इसकी प्राइसेस में देखा गया करीब 65% के आसपास की उछाल आई थी उस टाइम के बाद। और आज के टाइम की भी देखें आकलन करके तो ये कहता है, जो इस प्राइस से लेकर के अभी तक के प्राइस में, जो आज रिसेंटली प्राइस कहता है, उसमें भी करीब 11-12% के आसपास की, थोड़ी 10% की उछाल मान लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, 10% की उछाल अभी भी देखने को मिलती है एज ऑन टाइम फ्रेम। तो क्या ये कंपनी में कुछ लगातार पोटेंशियल बढ़ी, बाद में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर था? और अक्सर एक सवाल आती है, मन में क्वेश्चन भी आती है, और वो इसलिए आती है कि क्या स्टॉक यहाँ जाने पर मार्केट टूटा क्यों? दोस्तों, ये एक वेव की तरह आती है और वेव की तरफ जाती है, क्योंकि ये एक हमेशा ट्रेंडिंग वेव से चलती है, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा ट्रेंडिंग से चलती है। जैसे ही आपने नदी में देखा होगा, जब पानी आती है तो एक धारा प्रवाह से चलती नजर आती है, जिसमें जो आपको फायदा लेना हो ले सकते हैं। ऐसे ही चलती रहती है मार्केट को। इन द लॉन्ग पीरियड के लिए क्या कहता है? लॉन्ग पीरियड के लिए ये कहता है कि यहाँ से लेकर के आपने टर्म देखा, अपने ग्रोथ लेवल देखा, दोनों को कंबाइन करें, जो उसके गोल्डन रूल की तरफ कामकाज करती है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के, जो कंपनी रेलवे से रिलेटेड कामकाज करती है। देखने को आती है कि सिवरल आइटम इन द सीट एंड द बर्थ के लिए कामकाज करती कहती है, जब वी इंजॉय आवर 50% मार्केट शेयर इस कंपनी का है, किसमें? सीट कवरिंग को लेकर के। फिर कहती है जो आवर सीट एंड द बर्थ इन द यूज फॉर द ऑल टाइप ऑफ द रेलवेज कोचेज के लिए, सारे के सारे कोचेज के लिए इनका कामकाज है। इसके अलावा इनका काम ये भी देखने को मिलता है कि इनकी सब्सिडरी कंपनी इन द टाइप्स ऑफ द रेलवेज, जो कि फाइट्स कार्गोज वाली होती है, जिसको हम मालगाड़ी कहते हैं आमतौर की भाषा में, उस पर भी कंपनी कामकाज करती है और फैसिलिटी की बात करती है, और इनका कारोबार इस तरह के देखने को मिलता है। और ये कहती है कि सब्सिडरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग द, जो कि बॉगीज फॉर द इंडियन रेलवे, और बॉगीज का भी काम इनका पास है। और इस तरह की यदि कामकाज है कंपनी का, तो क्या मार्केट की डिमांडेबल क्या कहती है? तो चलिए हम जानने के प्रयास करते हैं एज ऑन टाइम फ्रेम। यहाँ पे फिलहाल स्टॉक पिछले पीरियड से हमारे पास जो हमने आंकड़ा किया था उससे काफ़ी बढ़ा था। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम कंप्लीटली लर्निंग पार्ट्स को लेकर चलते हैं, और विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, और परफेक्ट लर्निंग हो, ऑथेंटिकेटेड लर्निंग हो, इसलिए हम इसका फोकस करते हैं। आप इस ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमारी इंक्रीज और बढ़ेगी। चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के। कंपनी जहाँ पे करंट पर फिलहाल बुकिंग प्राइस देखने को मिलता है कि करीब 46 के आसपास है। इंटरेस्टिक वैल्यू भी काफ़ी तगड़ी है। अब सोच के देखिए, जो इनकी इंटरेस्टिक वैल्यू अर्थात एसेट्स की वैल्यूशन जो है अच्छी तगड़ी 181 के आसपास निकल के आती है। अब आते हैं स्टॉक को भीड़ को लेकर के। देखिए, स्टॉक में असली भीड़ इसलिए बना है क्योंकि स्टॉक की डिमांडेबल मार्केट की क्या लग रही है? एक अच्छी लग रही है। अब देखिए, इसी स्टॉक में भीड़ का दो तरह से आकलन किया जा सकता है। पहला आकलन, तो क्या उनकी जो क्वालिटीज़ हैं कंपनी को लेकर के, उनकी क्वालिटी ठीक ठाक है, या कुछ सस्ते मिल रहा है कुछ सामान है। यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? इनकी क्वालिटी के बेसिस पे देखा जाए तो देखिए, 1 रुपये की फेस वैल्यू 5 रुपये से ज़्यादा की अर्निंग करती है। इनकी क्वालिटी बेव अच्छी करती है। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ कहता है स्टॉक में पीई में भीड़ इसके हिसाब से बढ़ती नजर आई, जबकि डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है कि 1.02 का है। अब ये क्या कहता है इसके बारे में, और ये करंट रेशो के बारे में क्या कहता है? इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ जो समरी डेटा निकलती है वो समरी डेटा क्या है? एक एक बैलेंस शीट और पीएल का कॉम्बिनेशन डेटा है, जो हिस्टोरिकल डेटा कहती है। अब ये जानना जरूरी है, और इसको क्या करना जरूरी है? इसको रिकन्सलेशन करना जरूरी है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं? रिकन्सलेशन करेंगे। इसलिए हमने एक फार्मूलाज का यूज किया है।
इसको हम समझेंगे R2R को लेकर के। और R2R क्या है? ये है रिस्क टू रिकंसलेशन को, रिस्क टू रिटर्न को लेकर चर्चा करेंगे, रिस्क टू रिवार्ड भी देखेंगे आखिर क्या रिवार्ड मिला है इनके निवेशकों को। एक नज़र चलिए कंपनी की तरफ देखें, और कंपनी कहती है रेल इंफ्रा, जो कि ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ द रेकन्स सीट एंड द बर्थ, जो हमने पहले देखा था इसको लेकर के। जहाँ कंपनी आरओसी में करीब 12% की अर्निंग करती है, वहाँ पे आरओसी कहती है 15% की अर्निंग के साथ। जहाँ प्रमोटर्स भी करीब 55% के आसपास होल्डिंग बना के बैठी है, प्लेज का कोई सवाल नहीं बनता। और यहाँ पे यदि इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी की बिल्डिंग से देखा जाए, जहाँ पे इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियाँ, मैं सिंपल समझूँ तो यदि बाकी दुकानों पे 34 लोगों की भीड़ है, तो यहाँ पे करीब 60 लोगों की भीड़ है, मतलब मार्केट में कुछ तो बड़ी है। जहाँ पे डिविडेंट भी कहती है 0.03% का, और नंबर ऑफ शेयर कहता है 6 करोड़ 15 लाख के आसपास, जिसके वजह से मार्केट कैप करीब 1500 करोड़ 1800 करोड़ के आसपास निकलती है। तो चलिए इसी समरी डेटा के तरफ पे हम क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कंपनी को लेकर के क्या कहती है, एक तरह से रिविजन करने वाले हैं स्टॉक को। जहाँ पे आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो कंपनी में 5% की सर्किट लगती नजर आई, और अक्सर होता है जब चलती है तो 5% की सर्किट से चलेगी, जब गिरेगी तो 2-4% गिरती नजर आएगी। और अक्सर क्या होता है, यहाँ पे गिरना चढ़ना आमतौर पे भाषा में देखा जाए तो मार्केट की वेव यही कहता है। यदि ऐसा नहीं होगा, सब के सब जितने भी शेयर होल्डर बैठे हैं, सबके जो निवेशक बैठे हैं, वो यदि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो शायद ट्रेडिंग होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग इसी बेसिस पे चलता है, जब मार्केट चलेगी तो डिमांड सबके बेसिस चलती नजर आती है, जब गिरेगी तो सबके सब बेचते नजर आते हैं। मतलब कोई ना कोई खरीदने वाला बैठा है, आप जिस भी प्राइस पे बेचेंगे खरीदने वाला बैठा है, बस प्राइस एग्रीड होना चाहिए। जहाँ पे पीयर्स की तरफ देखें तो पीयर्स में राइट है जो कि गवर्नमेंट्स कंपनी, रतन इंडियाज हैं, CMS इन्फो है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है, जो कि कंपनी क्या करती है, इसको मिसलेनियस के अंदर रखा गया है। तो यदि इसको हम BSE की तरफ देखें आकलन करके, इनके साइड में ये देखा जा सकता है कि कंपनी किस किस कैटेगरी में डील करता है। सबसे पहले कहती है कंपनी को लेकर के, यहाँ पे देखिए मैं जरा देखूँ आपके, ये कहते हैं अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रेलवे प्रोडक्ट को लेकर कंपनी ज़्यादा काम करती है, इनको रेलवे से कंपेयर करना चाहिए। तो ये ऐसे एव इंडिया कहती है, एडर एफओ कहती है, ये कंपनीज जो कि सब्सिडरी इनकी जो पीयर्स कंपनी में कंपेयर किया जा सकता है, जिसको लेकर के जहाँ पे देखिए इनकी पीयर्स कंपनी कोई चली नहीं, एक चलती नजर आई और इसका 5% की सर्किट लगती नजर आई। तो चलिए थोड़ा सा और पार्ट ऑफ को हम डीपली तरफ चलते हैं, जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ आकलन करके देखें तो ये कहती है कंपनी क्या क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे हम क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो उसमें लगता है कि अच्छा यहाँ तो गिरावट आ गई, लेकिन वाई से देखेंगे तो लगता है अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा जंप हो गई, कहाँ 92 करोड़ के आसपास और 123 करोड़ के आसपास हो जाता। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो करीब 14% के आसपास से गिर के 11% हो जाती है, और पिछले पीरियड से ये करीब करीब 50% से आसपास जंप कर जाती है। जबकि ये आंकलन करके देख रहे हैं इसका, देखें तो ये कहता है वैल्यू करीब 5 करोड़ के आसपास, और यहाँ भी नियरली कितना 5 करोड़ 86 लाख के आसपास बनती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ग्रो लेवल है और यहाँ से यहाँ भी ग्रो लेवल है। मतलब ये नहीं कह सकते कंपनी को, अभी तक ये कंपनी अपने टॉप ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट इन्होंने पब्लिश किया है, ये कह सकते हैं कि हाँ इनका सस्टेन करता है, और अब सेल्स भी उस लेवल पे लगातार बढ़ी नहीं है, हर पीरियड के लिए बढ़ा नहीं है। तो इसका क्या कहता है परसेंटेज वाइज आंकड़ा, तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कहती है करीब 32% के आसपास की रिवेन्यू जंप करती है, एक्सपेंसेस भी करीब 20% के आसपास जंप करती है, और नेट इनकम नियर 7.5% के आसपास लटकती है। और इतना ही नहीं, यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन के देखें तो ये 18% से गिरावट दर्ज करती है, और EBITDA में क्या कहती है करीब 3% से ज़्यादा की उछाल बनाती नजर आती है। ये तो था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का आंकड़ा, और हम हमेशा ये ऐसा क्यों लेते हैं, अपनी समझ आपने देखा होगा, और आप यदि स्क्रिप्ट कर देते हैं तो शायद नहीं समझ में आती होगी। इसका मतलब ये है जो इस तरह की रिकन्सलेशन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका ट्रेंडिंग ये जानना जरूरी है, जो चार्ट का आंकड़न यहाँ पर देता है, चार्ट का जो आंकड़ा देता है क्या इसी लेवल पे चलती नजर आती है या नहीं नजर आती। क्या ऐसा तो नहीं जो बिजनेस कुछ और, बिजनेस का ग्रोथ अलग सेक्टर का है और स्टॉक की ग्रोथ उसके विपरीत है, ऐसा तो नहीं है। तो चलिए इसको जरा हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे समझने का प्रयास।
और हमेशा होली ऑन डेटा में लेता हूँ कंसोलिडेटेड डेटा कंपनी का लेकर के। तो यहाँ पे देखिए सेल्स को लेकर कंपनी का क्या अपडेट है। मैनेजमेंट ने कहा आज हमारा सेल्स बढ़ी है, लगातार बढ़ी है। देखिए यहाँ के बाद यहाँ पे सस्टेन करती नजर आई, और यहाँ के बाद यहाँ पे मैं मान सकता हूँ जो 2020 के अंदर कोविड आई थी, कोविड में इनका 20-21 में इनका थोड़ा सा दवा हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद दोबारा यहाँ पे चलना चालू किया। 21-22 तक उनका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था कोविड को लेकर के, जब मार्केट पूरे के पूरे बंद हो गए थे। इसीलिए इन दोनों दोनों फैक्टर को देखना चाहिए, एक तो कोविड से पहले का सिचुएशन, एक कोविड के बाद का सिचुएशन। क्या उस लेवल को उन्होंने अटैच अपने आप को अटेंड किया, अटेंड करने के बाद पोजीशन क्या बना रही है, तो यहाँ पे कहती लगातार बना रही है और लगातार बनाती जाती है। जहाँ अदर सोर्स करीब करीब 2 से 3 करोड़ के आसपास बनती है, और ये इसका नंबर कहता है वैल्यू कहता है करीब 5 करोड़, करीब ₹5.41 के आसपास ईपीएस बनती है। मतलब यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का डेटा थोड़ा सा इसको अटैच करते हुए देखा जाए तो ये कहती है कि पिछले पीरियड से ग्रो लेवल बनी है। अब एक सवाल और उठता है, क्या कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी था क्या टाइम टू टाइम क्या हमेशा ग्रो किया है? तो कहती है हाँ। इसको यदि हम इससे आंकड़ा इससे देखा कंपेयर करके तो ये 16 के बाद 16 करोड़ से गिरावट करके 3 करोड़ आई थी, फिर उन्होंने 30 करोड़ पे आई। मतलब ये इसको ये कह सकते हैं जो इसको टॉप ऑफ द ईयर अवार्ड तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि 30 करोड़ तक का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, जिसके बेसिस पे इनके पास अच्छी खासी चार्ट का भी डेवलपमेंट देखने को मिला था। अब इसी आंकड़े से देखें तो कुछ और कहती है, कुछ और क्या कहता है देखिए। इसका कहता है जो इनमें क्या लगा, रिवेन्यू सोर्स करीब 61% के आसपास की जंप थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20% बढ़ती है, और इसी नंबर से यदि हम निचले के ट्रैक में चलें तो नेट इनकम सोर्स में 841% की जंप थी, नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 481%, और ये देखा जाए तो ईबिटा में करीब करीब 166% की उछाल के साथ कारोबार करती नजर आई। और ये कारोबार किसका था? अभी तक कंपनी के कारोबार की हम बात कर रहे हैं, और जब कंपनी कारोबार की बात कर रहे हैं तो हम इसको कंपेयर करके देखिए इससे। इसका क्या कहता है? इसका कहता है पिछले 3 साल के डेटा को देख लीजिए, पिछले 5 साल के डेटा को देख लीजिए। मतलब डेटा में एक लगातार क्या हो ट्रेंडिंग बनी है। अब सवाल ये भी उठता है कि यार सर यहाँ पे ना इसका गिर गया प्राइस, यहाँ पे लंबी गिरावट हुई। देखिए दोस्तों, लंबी गिरावट एक पेनिक्स हमेशा होता है मार्केट के अंदर, जब इसके लिए एक ही चीज़ को ध्यान देना चाहिए जो हमें लगता है, हमें ये लगता है जो यहाँ पे वॉल्यूम को ध्यान देना चाहिए कि आखिर वॉल्यूम क्या दर्शाता है। वॉल्यूम ये मार्केट में दिखाना चाहता है जो इंटरेस्टेड पर्सन कितने हैं मार्केट में, जो कि इसको खरीदना और बेचना चाह रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो से या तो हटाना चाह रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करना चाहते हैं। ये इसका आंकड़ा था। अब प्रॉफिट हमेशा एक बुक्ड किया हुआ वैल्यू है, तो बुक्ड किए हुए वैल्यू के लिए हमें क्या जानना जरूरी है? हमें जानना जरूरी होगा बैलेंस शीट की उन पार्टों को। इसलिए हम चलते हैं बैलेंस शीट की पार्ट को लेकर के क्या क्या। चलिए बैलेंस शीट की पार्ट को लेकर क्या कहना। बैलेंस शीट के पार्ट में यहाँ पे आर टू आर की बात करें तो बोरोइंग्स को लेकर क्या कहती है? तो बोरोइंग्स को लेकर देखा है तो बोरोइंग्स इनकी लगातार बढ़ी घटी है, कभी घटी है, घटी है। तो घटी है तो करीब करीब क्या कहता है कि उन्होंने अपने एसेट्स बेची? कहती नहीं। क्या कुछ और का? कहती नहीं। तो इनके पास अदर्स एसेट्स के अंदर करीब करीब ये आंकड़ा देखता है जो हम करंट एसेट्स के अंदर देख रहे थे। तो बोरोइंग्स को लेकर रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, मतलब कोई अपनी बोरोइंग्स को ये क्या कर रहे हैं, अपनी रिड्यूसिंग पावर में निकाल के ले जा रहे हैं। जबकि जो अदर साइड ऑफ अदर एसेट्स की पार्ट है, उस अदर एसेट्स की पार्ट में कहती है इनके पास रिसीवेबल 132 करोड़ का है, 132 करोड़ का रिसीवेबल्स हैं। अब इसके पीछे देखिए रिस्क क्या कहता है। इसके पीछे रिस्क क्या है? क्या इनके पास पैसा टाइम से आता है? क्या प्रॉफिट के जितना उन्होंने बुक किया क्या उसका कितना परसेंटेज बनता है? उसका भी हम एक आकलन करेंगे। अब आते हैं, देखिए इनको लेकर के क्या कहती है, करीब 3 महीने में पैसा आता है, कोई चिंता की बात नहीं। इसको हाई रिस्क पे नहीं कह सकते, 3 महीने तक का टाइम फ्रेम हो सकता है। 132 करोड़ के बेसिस पे हम इसको यदि कंपेयर करें तो ये कहती है, क्या कहता है, एक तो हो गया 132 करोड़, मैं यहाँ नोट करता हूँ, फिर हम परसेंटेज लेंगे 132 करोड़, फिर कहता है 526 करोड़, और तीसरा कहता है 30 करोड़। इन तीनों का यदि आप परसेंटेज की तरफ आंकलन करके देखें तो क्या निकल के आता? यहाँ कहता है यदि 132 करोड़ डिवाइडेड बाय हम 536 करोड़ का लेते हैं
तो ये क्या कहता है? ये कहता है करीब 24% के आसपास का। क्या कहता है? 24% इनका लगा हुआ है। और इन प्रॉफिट के बेसिस पे यदि हम इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 30 डिवाइडेड बाई 536, इसके बेसिस पे देखें तो ये कहती है टोटल नियरली करीब कितना परसेंट का, 5.5% के आसपास प्रॉफिट बनाती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और यदि हम इसको तीसरे तरीका से देखें जिसका नाम है डेटर्स टू प्रॉफिट को देखें तो वो कहती है 30 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया तो 132 करोड़ के आसपास की इनके डेटर्स पड़ी हुई है। इसका यदि इनके बेसिस पे देखें तो इसके बेसिस पे कहती है जो करीब करीब 22%। यदि हम इसको किससे करके देखें, प्रॉफिट से करके देखें ना, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 132 करोड़, इसके हिसाब से देखें तो कहती है 22। मतलब ये समझ में आया जो प्रॉफिट जो पार्ट था वो कितना था, केवल केवल 22% ही रहा जो कि मेट डेटर इनका पड़ा हुआ है। ये इसका सिचुएशंस बनती नजर आई। अब देखिए इसको लेकर के हम देखें बैलेंस शीट के फिगर को तो उनका एक नज़र डाल देते हैं और ये कहता है जो शॉर्ट टर्म और इन्वेस्टमेंट के अंदर, कैश और इन्वेस्टमेंट के अंदर करीब 423% की उछाल आई। जब ये उछाल हुई तो टोटल एसेट्स का कहता है तब 35% की उछाल के साथ कामकाज किया और लायबिलिटी में करीब 2% 2.5% के आसपास की गिरावट दर्ज करती। तो यहाँ तक हमने क्या समझा, इसमें केवल एक ही जगह पे हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे हमने 30 करोड़ के बदले पर 132 करोड़ का जो डेटर पड़ा हुआ है इसमें ये टोटल का टोटल इसमें खप जाती है और खप जाते तो मार्केट में इनके लिए पैसा अभी तक कुछ आया हाथ नहीं मिला है। ये सब के सब चाहे प्रॉफिट की पार्ट हो और मार्केट की सेल्स और एक्टिविटीज़ की बात करूँ वो भी इनकी थोड़ा सा लगा हुआ है। अब आते हैं इसको समझने को लेकर के जहाँ पे ये भी कहता है इनका रिटर्न ऑफ क्या कहता है, रिटर्न कहता है लास्ट 5 सालों में 400, इनकी वेबसाइट्स पे भी ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। एक साल का रिटर्न क्या कहता है, एक साल में कहता है 213% का रिटर्न, 5 साल में कहता है 405% का, ऑल टाइम के लिए कहता है कि करीब करीब 61,000% का जम था। सोचने वाली बात है, एक साल में क्या कहता है 61,000% की जम थी स्टॉक को लेकर के ऑल टाइम में। अब आते हैं इसको समझने के लेकर के, किसको लेकर के, निवेशक को लेकर के, उससे इसको और कुछ सेंटिमेंटल भी लेते हैं। देखिए सेंटिमेंटल ऐसा है जिसकी कंपनी में लगातार कुछ न कुछ ऑर्डर भी मिलते रहते हैं। ऑर्डर की बात इसलिए करता हूँ कि रेलवे सेक्टर की कंपनियां हैं और जैसे कि इन्होंने नाम भी मेंशन किया हुआ है। अब इसमें क्या कहती है मॉडर्न कोच फैक्ट्रीज की बात किया है, कहती है जो कि इनका रेवरी इंडियन रेलवे के है। कहती है इनमें क्या है, कहते हैं डिलीवरी टू बी द मेड टू द, जो कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात किया है। फिनिश इन द प्री डिपोज फॉर द 100% ऑफ द पेमेंट टू द रिसीव इंस्पेक्शन एंड द डिलीवरी की बात किया। टोटल कितने करोड़ का उनके पास ऑर्डर था ये देखिए। इन्होंने कहा हमारे पास वी विश टू इन्फॉर्म द ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड हैज़ द सिक्योर ऑर्डर वर्थ द रुपीज़ 9 करोड़ 9,41,00,000 41 लाख 34,514 एंड 60 पैसे की बात 16 पैसे की बात किया है। 9,41,00,000 के इनके पास एक ऑर्डर मिलता है और फ्रॉम द मॉडर्न कोच फैक्ट्री को लेकर के, जहाँ पे इनके पास इंडियन रेलवे से मिला है और इनके पास कामकाज मिलती नजर आएगी। टोटल अमाउंट हमने देखा और इसके पास ये सेंटिमेंटल अपडेट देता है और जब सेंटिमेंटल अपडेट देता है तो मार्केट को कुछ अलग दिखावा लगता है, दिखता है और उसके बेसिस पे उनको रिएक्शन कुछ और कहता है। जो 7 तारीख का रिएक्शन लास्ट आया था, मार्केट दोबारा क्या किया, मार्केट ने 7 तारीख के बाद देखी, मैं एक आंकलन देखता हूँ 7 तारीख के बाद क्या हुआ। यदि मार्केट में ये लगा जो सेंटिमेंटल इसके बाद अच्छा खासा है तो 7 तारीख के बाद भी मार्केट गिरा है। 7 तारीख के बाद भी मार्केट गिरा है और गिरा कितना है पता है, गिरा है यहाँ पे हम देखें 7 तारीख का आंकड़ा था करीब करीब 6 का, और 6 के बाद 9 तारीख को जंप करना चाहिए, 7 तारीख का अपडेट था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी भी डिप लगा रही थी, यहाँ जाकर उन्होंने बॉटम को फिक्स किया था। ये कुछ क्या था, इसको सेंटिमेंटल कहते हैं, मतलब मार्केट की ट्रेंडिंग कहता है। मतलब मार्केट में चल क्या रहा था, मार्केट में चल रहा था जिसको इंटरेस्टेड क्या थी, जो इंटरेस्टेड पार्ट थी, जहाँ पे लगातार बिकवाली का प्रेशर था। बिकवाली का प्रेशर किस बेसिस पे था, कोई की, क्योंकि यहाँ पे बिकवाली करने के बाद भी कोई ना कोई लेने वाला तो था।
मार्केट की ये ट्रेंडिंग यही हमेशा कहता है। और एनालिसिस के पार्ट तरफ देखें, और इससे पहले हम इन्वेस्टर के पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां कंपनी के पास प्रमोटर के पास करीब 54-55% के आसपास होल्डिंग रही। एफआई कोई है नहीं, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में करीब करीब 44% की होल्डिंग है। उसमें एक बड़े निवेशक जिसको आप शायद जानते होंगे, जिसका नाम मैं बताऊं, जिसका नाम है मुकुल महावीर अग्रवाल, एक बड़े सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कामकाज करते हैं, और इनकी 5% से ज़्यादा की होल्डिंग है। मतलब इनको कुछ बड़ी चाहत तो लग रही है ना, जो मार्केट अगले कुछ सालों में, कुछ पीरियड में अच्छी तगड़ी जंप देगी, और वही देखने को बनी है। और कैसे, उसका भी एक आंकड़ा देख लीजिए। उसका आंकड़ा ये देता है, जो जहां कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे करीब 2000, 3000, 4000 के आसपास हुआ करते थे, वो 5 से 10 पे गए, 10 से 17 गए, 17 से 25 गए, 25 से 27 गए। मतलब यहाँ पे नई प्लेयर मार्केट में लगातार क्या हो रही है, बढ़ती नजर आती है। इसके बाद कुछ और अपडेट की तरफ चलें तो कहती है हाँ बिल्कुल चलें, और वो अपडेट है किसको लेकर के, एनालिसिस पार्ट को लेकर। और ये दर्शाता है जो कंपनी है, जो गुड प्रॉफिट की बात किया है, प्रॉफिट की बात का हमेशा कहा है। और यहाँ पे कहती है कि बुक वैल्यू से करीब 6 गुने के आसपास ट्रेड करती नजर आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात उन्होंने 12% के आसपास कहा है। और यहाँ पे होल्डिंग की बात किया कि लास्ट 3 साल में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा क्या किया है, डिक्रीज कर लिया। मतलब पोजीशन को क्या किया, बेच के बेचा है। हो सकता है उनको और पैसे की जरूरत होगा, या फिर प्रमोटर के पास कुछ और पोजीशन है, अच्छी प्राइस मिल गई तो उन्होंने पेज क्या किया, निकाल लिया। अब सवाल आता है, जो कंपनी में कुछ सेगमेंट भी वाइज कुछ डेटा होता है, तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं सेगमेंट वाइज यदि उन्होंने कुछ कामकाज किया होगा, केवल इसी चीज़ को नहीं लेकर कुछ और भी, तो ऐसा देखने को नज़र नहीं आती। लास्ट टू लास्ट देखें आखिर रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ फिर आते हैं, गोल्डन रूल क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे देखने को ये मिलती है, जो कंपनी ने अपने निवेशकों को पिछले 1 महीने में तो 13% की गिरावट दिया, 6 महीने में कहती है 70% की जंप दिया, 1 साल में कहती है 266% की उछाल दिया, और 5 सालों में 405-6% के आसपास उछाल करते हुए, और यहाँ ये दर्शाता है मैक्सिमम पीरियड में 139% की उछाल दी। यदि यही चीज़ हम यहाँ पे भी देखें, बीएसई के ऊपर कुछ आंकड़ा देता है, और वो आंकड़ा क्या कहता है एनालिसिस पार्ट को लेकर के एक नज़र डालने की प्रयास कर। और यहाँ पे हमें सेगमेंट वाइज ही पता चलेगा कि सेगमेंट वाइज में किसका परफॉर्मेंस किस तरह से कामकाज किया था। यहाँ पे देखने को आई, जो कंपनी के पास जो परफॉर्मेंस लेवल था, वो पिछले 10 सालों में 1900% के आसपास उछाल लिया था। जबकि जो सेंसेक्स का पार्ट था, पिछले 10 सालों में केवल 206% का उछाल लेके चला। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे मार्केट में रिस्क फैक्टर के साथ क्या है। यदि बैंक एफडी में पैसा लगाते हैं, या किसी भी अदर प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं इन्वेस्ट के तौर पे, तो मार्केट में कितना पैसा बनता है, 10 से 12, और म्यूचुअल फंड और एसआईपी में करीब कितना बनता है, 20 से 25%। स्टॉक मार्केट में रिस्क फैक्टर के साथ ये रिटर्न देता है। आखिर उसमें क्या कहता है, उसका गोल्डन रूल क्या कहता है। तो गोल्डन रूल इसका ये कहता है, जो मार्केट की, जो आप जब भी कुछ कर रहे हैं, उसका टारगेट क्या है, टारगेट के साथ आपकी टर्म है या ग्रो है, आप किस बेसिस पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, दोनों को कंबाइंड बनाइए। और कंबाइंड बनाइए कि एक वर्ड है जिसका नाम है एशल, कहते हैं स्टॉप लॉस बेसिकली, लेकिन हम किसको देखा जाए, कहती हैं स्टॉप एंड लीव, कहती है स्टॉप कीजिए और लीव कर लीजिए, निकल जाइए। और वो कहता है जो आपकी रिस्क फैक्टर क्या है। यदि आपकी रिस्क चाहते हैं जो हम 50% कमाएंगे, तो आपकी रिस्क नीचे का भी होगा ना, जो हम कितना रिस्क ले सकते हैं। केवल ये यदि यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे पैसा आ जाए, तो फिर मार्केट में कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, जहाँ पे रिस्क देखा है तो आपकी रिस्क फैक्टर कितनी बनती है, 10%, 20%, 30%। उस रिस्क फैक्टर से आकलन करके देखिए जो आपका कितना रिवेन्यू बन रहा है, और ये हिसाब से कहती है, तो फिर मार्केट में सस्टेनेबिलिटी करती नज़र आ सकती है। दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूँ, आई एम नॉट अ ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर पार्ट। हम समझने का प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के, और इसके समझते ही कि प्रयास में लगे रहते हैं। देखा जाए लेकर के हमने इसको, उन्होंने बना रखी है, जहाँ पे इनकी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा देखने को मिलती है, उनकी ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है या बाकी सारी चीज़ को लेकर के कहती है इनका क्या है, इस तरह की चीज़ें निकल के आती नज़र आती है। हम आज की लर्निंग में से ख़त्म किए और समझने का प्रयास किए कंपनी को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।
नेक्स्ट लर्निंग के साथ जल्दी मिलेंगे, जहाँ पे कुछ नई कंसेप्ट, नई स्ट्रेटजी और नई पहल के साथ जानेंगे, जहाँ पे कंप्लीट हम लर्निंग की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने और ज्वाइन करने से हमारी मोटिवेशन और बढ़ती है। और मेरा अपना काम है केवल और केवल लर्निंग्स पार्ट को लेकर की, बी केयरफुल, बी अवेयरनेस, और साथ में क्या है पता है आपको, इन बातों से भी रखना है जहाँ पे हम ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन ही लेके आते हैं विदाउट किसी अदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों।